डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि आपको कंसंट्रेशन को वेरी करवा करके किस तरीके से आपके रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी करवा सकता है। मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करवाएगा, रेट वेरी करवाएगा, फिर पूछ लेगा कि ऑर्डर क्या है उस रिएक्शन का। या फिर कई बार वो उल्टा दे देता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देता है और कहता है कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इतने टाइम बढ़ाया है तो मेरी रेट कितने टाइम बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ओके, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही फंडा है, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो हम आगे बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना डिफरेंशियल रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अलग अलग ऑर्डर के लिए आप लोग उस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे निकालोगे, या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालोगे, या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालोगे। समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग जो अपना चैप्टर चल रहा है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, और इसके अंदर आप आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वेट ए सेकेंड। क्या होता है, बात करते हैं। अलग अलग ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे लिखोगे, सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे लिखोगे, थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे लिखोगे, या फिर nth ऑर्डर के लिए कैसे लिखोगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आज हाफ लाइफ टाइम। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला जाता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स की, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। वैसे सिमिलरली वी कैन गो फॉर द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर उसके बाद में एक ओवरऑल कंक्लूजन देंगे हम लोग कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्डर की रिएक्शंस है उसके लिए आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखते हो। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट एंड टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उनका फॉर्मेट, उसके जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट ऑर्डर के लिए कैसे लिखते हो। ओके, एक जनरल फॉर्मूले से हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ की। किसकी? डिफरेंशियल रेट लॉ की। डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द रिएक्शन। ओके, मैं यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जांपल लेता आया हूँ और आज भी सिंपल एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब मेरे को इस रिएक्शन के लिए और रेट लॉ लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप लोग? कैसे लिखोगे? हाँ जी, रेट इज नथिंग बट व्हाट? क्या होती है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ? व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट which is going to be multiplied with the concentration of the reactant to the power its order। समझ रहे हो बात? किसी भी रिएक्शन का आपको अगर रेट लिखना है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, तो वो कैसे लिखते हो? रेट कांस्टेंट that is going to be multiplied with the
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर इट्स ऑर्डर। तो आप इसके लिए कैसे लिखोगे? रेट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट K विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर इट्स ऑर्डर। मैंने ऑर्डर को n कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया? सॉरी, n कंसिडर कर लिया। अब मैं किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखता हूं? चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। याद करो स्टार्टिंग की क्लास जब हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ में, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा इसके लिए? दैट इज नथिंग बट व्हाट, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मीन्स स्टार्टिंग के क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया कि एक की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। पिछली क्लास में याद करो हम लोगों ने एक ही बात बोली थी कि क्योंकि अभी ये शुरू होने के पहले थोड़ी सी चीजें देख लो, बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट होती है, दैट मीन्स रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा जो आप इनिशियल वैल्यू लेते हो वही रहेगी? कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट होती है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एवरीवन नो अबाउट दिस वन कि जैसे जैसे रिएक्शन होती है दैट मीन्स मेरा रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मेरे रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और जब रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट या तो डिसोशिएट होगा या फिर डिकम्पोज होगा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, मीन्स व्हाट? जब कुछ ना कुछ अमाउंट मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ में बढ़ जाती थी। ये चीजें हम स्टार्टिंग के क्लासेस में देख चुके हैं, वही मैं बता रहा हूं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, उसको आप लोग रेट के अंदर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो। कुछ याद आ रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो डिक्रीमेंट होता है उसको आप लोग रेट के अंदर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो, और जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आया है उसको आप लोग रेट के अंदर पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो। ये हम पढ़ के आ चुके हैं जब स्टार्टिंग की क्लास थी, तो वही उसी चीज का उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। नो डाउट योर रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज नथिंग बट द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट क्योंकि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन को यूज करते हुए चलोगे और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन को। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? माइनस dA अपॉन dt। dA अपॉन dt मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dt इज नथिंग बट K इंटू A टू द पावर n। तो ये जो आपका आया है ये आपका क्या है? डिफरेंशियल रेट लो है। क्या है? डिफरेंशियल रेट लो। इसको डिफरेंशियल रेट लो क्यों बोलते हैं? बहुत इजी चीजें हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम इसको डिफरेंशियल रेट लो बोलना क्यों पसंद करते हैं। क्यों? कॉमन चीज है, कॉमन सेंस है कि डिफरेंशियल की टर्म में यूज हो रही है तो डिफरेंशियल रेट लो।
आगे चल करके मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो जो कंक्लूजन आएगा, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दैट्स इट। कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने यहां पर। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो किसी भी रिएक्शन का रेट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ क्या होता है? रेट कांस्टेंट विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स ऑर्डर। कंसंट्रेशन किसकी? क्योंकि मेरी रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स ऑर्डर। एन मैंने उसकी ऑर्डर कंसिडर किया है, एन मैंने उसका ऑर्डर कंसिडर किया है, तो आर इज नथिंग बट के विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द ए टू द पावर एन। बात समझ गए? आर को कैसे लिखते हुए आए हो स्टार्टिंग के क्लास में? चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, जिसको आप लोग नेगेटिव साइन से लिखते हो। इस वजह से आपकी जो डिफरेंशियल रेट लो आएगा वो कैसा आएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट के, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द ए टू द पावर स्मॉल एन, ए टू द पावर स्मॉल एन। दैट इज योर डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो क्यों बोला? क्योंकि डिफरेंशियल की टर्म यूज हो रही है, क्योंकि डिफरेंशियल की टर्म यूज हो रही है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन बोले तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट लो आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लो आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है चीजें। n की वैल्यू 0 तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, n की वैल्यू 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और n की वैल्यू 2 मतलब n की वैल्यू 2 लिखोगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर क्या आएगा देखो, माइनस डी ए बाई डी टी। बहुत ईजी है चीजें, इसलिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंटू ए टू द पावर एन, एन की वैल्यू 0 पुट किया। किसी की भी पावर 0 1 होता है। वापस बोल रहा हूं, किसी की भी पावर निकालते हो 0 तो वो 1 के इक्वल आता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ए की पावर 0 1 आने वाला है, तो 1 को k इंटू 1 के ही आने वाला है, k इंटू 1 के ही आने वाला है आपका। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट k इंटू ए टू द पावर 1, k इंटू a to the power 1. Okay. Similarly, you can identify the differential rate law for the second order reaction. जरूरी नहीं इंटीजर्स में आपको ऑर्डर दे, हो सकता है वो फ्रैक्शनल में दे दे, हो सकता है वो नेगेटिव में देते हैं। समझ रहे हो? हाफ ऑर्डर के लिए, 3/2 ऑर्डर के लिए, या फिर -1 ऑर्डर के लिए भी आपको डिफरेंशियल रेट लो बोल सकते हैं। बट ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इसको कोई पूछता नहीं है। अब सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, कोई पूछता नहीं है, तो सर क्या पढ़े नहीं क्या? डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बट न्यूमेरिकल डेटा में। आपको वो जो टेबल दी है पिछले क्वेश्चनों में, याद करो, टेबुलर फॉर्म से आपने रेट लो निकाला है, वहां से आपको रेट रिएक्शन पूछता है। और रेट रिएक्शन जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन दैट बिकम्स टू द रेट कांस्टेंट बेसिकली। तो वो न्यूमेरिकल डेटा में पूछता है आपको, क्योंकि डिफरेंशियल रेट लो लिखने में आसान है, इस वजह से नहीं पूछता। बाकी न्यूमेरिकल डेटा में तो पूछता आया है वो, कंपटीशन एग्जाम में भी। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम हो,
उसके अंदर डिफरेंशियल रेट लॉ से न्यूमेरिकल डेटा में क्वेश्चन पूछा है, अल्टरनेट ईयर्स में भी इनके साथ में खेलता आया है वो एग्जामिनर। तो ध्यान रहे, पता होना चाहिए आपको डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे निकलते हैं, कैसे लिखते हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग आगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप खुद निकाल लोगे, एन की वैल्यू पुट कर दो 2, फिर बोलोगे कि सर निकाला नहीं था, लिख लो। देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी कम्स आउट एज अबाउट के इंटू ए स्क्वायर, के इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो दैट इज योर डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कंसिडर कर रहा हूं उसको पहले बता देता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं एक आपको तरीका बता देता हूं कि आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट को सारी चीजों के लिए अप्लाई करना है, दैट मीन्स जो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई करने वाला हूं उसी चीज को आप लोग सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लोग उसको जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लोग उसको हाफ ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकर के चल रहा हूं, आप लोग एन की वैल्यू को चेंज करते ही आपके डेटा चेंज हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दिस वन, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। ओके, तो कोई रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब पहले आप लिख लो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे देखोगे, देखो यहां पर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहां पर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट ए विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पी, ए विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पी। रेट कैसे लिखते हैं इसके अंदर? रेट लिखने के पहले, क्योंकि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रिया या फिर कोई भी चीज करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि एट इनिशियल टाइम, जब टी इज टू 0 टाइम है, दैट टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज रिएक्टेंट इज मैक्सिमम। क्योंकि इनिशियल टाइम में अभी मेरे रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं किया है। समझ रहे हो बात? क्योंकि टाइम इनिशियल है, टी इक्वल्स टू 0 टाइम रखा है, दैट मीन्स मैंने अभी रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट प्रेजेंट करवाया है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब टाइम स्टार्ट हो गया है। यहां पर टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड है या 0 टाइम है, मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस रिएक्शन वेसल में केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होंगे। केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मैंने कह दिया कि लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज स्मॉल ए, दैट इज स्मॉल ए। क्योंकि मेरे रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं किया है, इस वजह से जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 0, वो कितनी है? 0 एट इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम पर मेरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ने अभी बनाना ही शुरू नहीं किया है, इनिशियल टाइम है अभी। ओके, अब जैसे जैसे टाइम होता जाता है, मतलब एट टी इज इक्वल्स टू टी टाइम पर, टी इक्वल्स टू टी टाइम पर क्या होगा? रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मींस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आने वाला है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आने वाला है। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि जो मेरा रिएक्टेंट का अमाउंट डिसोशिएट होकर के प्रोडक्ट बना रहा है वो x है। दैट मीन्स टी टाइम के बाद मेरा प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है दैट इज x बेसिकली।
देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम। तो रिएक्टेंट की कितनी बचेगी, ए माइनस एक्स। दैट इज ए वेरी सिंपल बेसिकली। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को डाउट होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब मेरी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, जब हम इनिशियल स्टेट पर थे, जब मेरे रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं किया था, उस टाइम में मेरे पास में केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट थे। प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो बनना ही शुरू नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम होता जाता है, मेरा रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। मैंने कहा कि t इक्वल्स टू टी टाइम के बाद में आप इस t इक्वल्स टू टी टाइम को 5 मिनट भी ले सकते हो, 5 सेकेंड भी ले सकते हो, 10 मिनट भी ले सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू गाइस। तो टी टाइम के बाद में मैंने कहा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x है, देन द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इज नथिंग बट A माइनस एक्स, इज नथिंग बट A माइनस एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिख रहा हूं, तो रेट इज नथिंग बट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इट्स ऑर्डर, टू द पावर इट्स ऑर्डर। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। जो यहां पर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखते हो ना, वो कौन से लिखते हो? जिस टाइम पर आप स्टडी करते हो ना, वो वाली लिखते हो। जैसे आपने इनिशियल टाइम पर स्टडी की तो ए लिखोगे, टी टाइम के बाद स्टडी करना चाहते हो तो ए माइनस एक्स लिखोगे। तो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखना चाहते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, कि आप उस रिएक्शन की स्टडी किस टाइम पर कर रहे हो। मैंने कहा कि सर मैं शुरू में कर रहा हूं, तो मैं शुरू की कंसंट्रेशन लिखूंगा, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखूंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सर मेरे को 5 मिनट के बाद करनी है, या फिर 5 सेकंड के बाद करनी है, या फिर 10 मिनट के बाद, 1 आवर के बाद, या फिर टी टाइम के बाद करनी है, तो उस टी टाइम के बाद में मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचती है, वो कंसंट्रेशन मैं यहां पर लिखूंगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो लिखी जाती है जिस टाइम पर आप स्टडी कर रहे होते हैं। हर बार आप एक ही कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि मेरी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो मेरी रेट भी इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो कंसंट्रेशन वेरी करेगी तो डेफिनेटली मेरी रेट भी वेरी करेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग ग्राफिकल स्टडी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो बारी बारी से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, या फिर सेकंड ऑर्डर, या फिर फला ऑर्डर, या फिर nth ऑर्डर। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर देगा, पूछ लेगा कि उसका ग्राफ कैसा लग रहा है, सही है या गलत। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, बहुत इजी होती है, इसलिए बता रहा हूं। तो क्या बोला हमने कि मैं रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन लूंगा जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब रेट क्या होती है? दैट इज नथिंग बट द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट को क्या लिखेंगे? माइनस dA अपॉन dt इज नथिंग बट k इंटू ए टू द पावर इट्स ऑर्डर। अब क्योंकि ऑर्डर 1 है, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो इस वजह से n की जो वैल्यू है वो स्मॉल, n की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n इज नथिंग बट 1, n इज नथिंग बट 1। तो जैसे n की वैल्यू 1 लिखोगे, आपके पास में क्या चीज आ जाएगी? माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट k
इंटू ए टू द पावर 1। तो ये क्या है, इज नथिंग बट माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट के इंटू ए, के इंटू ए, वेट या के इंटू ए। अब आगे देखो, आपके पास में जो टर्म आएगी वो क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट के इंटू ए। दैट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, समझ में आ रही है बात? बहुत इजी है चीजें, इसलिए अब हमको इंटीग्रेशन निकालना है या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। दैट मीन्स मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और बहुत सीधे सीधे इंटीग्रेशन है बेचारे, जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। हम कोई हार्ड एंड टफ वाले इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट या फिर कोई मेथड लगा रहे हैं या फिर बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है जो केमिस्ट्री में यूज आते हैं। देखो यहां पर इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि सेम वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो वेरिएबल है और दोनों के दोनों डिफरेंट काइंड के वेरिएबल है और एक साइड में है, जैसा कि यहां पर है। आपके पास में दो वेरिएबल है, टाइम और कंसंट्रेशन। टाइम भी वेरिएबल है, कंसंट्रेशन भी वेरिएबल है। देखो पिछले वाले सीन में आपने बोला कि टाइम चेंज किया मैंने तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई। मीन्स दो वेरिएबल है यहां पर, एक टाइम और एक कंसंट्रेशन। दोनों में वेरिएशन देखने को मिलता है। टाइम इंक्रीज हुआ तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कैसे होगी या रिएक्टेंट की कैसे होती, यानी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट के इंटू ए। हम ये बोलते हैं इंटीग्रेशन के लिए कि सेम वेरिएबल सेम साइड, अलग अलग मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। कंसंट्रेशन का वेरिएबल एक तरफ, टाइम का वेरिएबल एक तरफ। बात समझ रहे हो? तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, क्या लिखोगे आगे, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। जैसे वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाई ए, माइनस डी ए बाई ए को इधर की तरफ लियो, इज नथिंग बट के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। तो ये क्या है आपके पास में, माइनस ऑफ डी ए बाई ए, कुछ नहीं, वापस से सेम ही लिख दिया, के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन जब भी करते हो आपको पता है कि या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, या फिर क्या आता है, या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर लिमिट। या तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को साथ लेते हुए चलो, या फिर कांस्टेंट लगा दो। तो क्योंकि मैं लिमिट साथ में लेते हुए चलूंगा, लिमिट क्या है मेरी, देखो लिमिट को ध्यान से देखना है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। जब मेरा जीरो टाइम था, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज स्मॉल है। और जैसे जैसे टाइम में वेरिएशन देखने को मिलता है, मींस जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे मेरा टाइम स्मॉल टी है, ना कि कैपिटल टी, टेम्परेचर नहीं है बॉस, टाइम है। तो जब टी जीरो टाइम है तो इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल है। टाइम में चेंज किया मीन्स टी टाइम के बाद में मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, ए माइनस एक्स हो जाती है। दैट मीन्स मैं लिमिट कैसे पुट करूंगा, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन स्मॉल है। और अपर लिमिट कैसे बोलूंगा, एट टी इज इक्वल्स टू टी टाइम पर
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स जो टाइम है ना उसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट T। कंसंट्रेशन की लोअर। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11 12 जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।